यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो महत्वपूर्ण भूगोल की किताब है टीएसटी पीएसटी जीएससी जीडीसी एलटी के लिए, जिसमें अध्यायवार साल पेपर्स दिया गया है, लगभग 10,000 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। हम उसमें से स्थल मंडल को पढ़ रहे हैं, स्थल मंडल पढ़ रहे हैं और हम इस किताब का नोट्स बनाए हुए हैं। नोट्स में महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्नों का संग्रह ही तैयार किया गया है जो परीक्षा में बार बार आपको मिलता है। तो कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक नोट्स बनाया है, उसी नोट्स को हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम जोरल्लो ज्वालामुखी पर हैं अभी। तो जोरल्लो ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में पाई जाती है। तो जोरल्लो एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जोरल्लो मतलब जोरल्लो को जोर से आप समझिए कि जोर लगाया जा रहा है। ज्वालामुखी मैक्सिको मैक्सिमम। देखिए धरातल के अंदर क्या होता है कि जब लावा बहता रहता है, लावा क्रस्ट में धक्का मारता है और जब धक्का अधिकतम मारता है, नहीं मैक्सिमम मारता है, तब जब मैक्सिमम धक्का मारता है तो धरातल ये क्रस्ट जो है फट जाती है, टूट जाती है और ज्वालामुखी बाहर आती है, प्रकट होती है। तो जोरल्लो जब मैक्सिमम लावा का धक्का होगा तब ज्वालामुखी फूटेगी। तो जोरल्लो ज्वालामुखी का मैक्सिमम में है, मैक्सिको में है। तो माउंट उटजेन ज्वालामुखी का जापान में। देखो जेन से आप ऐसे समझ लीजिए, एन समझ लीजिए, एन और एन से एनु समझ लीजिए। एनु एक जनजाति है जो जापान में रहती है। तो माउंट उटजेन का जापान में है। अवाचा रूस में, ठीक है, ज्वालामुखी है। उसका माउंट इजाल्को दक्षिण अमेरिका की एक ज्वालामुखी है। माउंट इजाल्को दक्षिण अमेरिका की ज्वालामुखी है। इसे चेक करिएगा, ये मध्य अमेरिका में शायद है, मध्य अमेरिका में ये ज्वालामुखी है माउंट इजाल्को। फिर बात आती है मोह कठोरता स्तर की, ठीक है। मोह कठोरता जो है स्तर जो है एक पैमाना होता है चट्टानों की कठोरता मापने का। तो मोह कठोरता स्तर पर जो 8 पैमाना होता है, ये टोपाज की कठोरता को बताता है, ठीक है। टोपाज की कठोरता स्तर 8 होती है। तो हमने इसे ब्लेड का उदाहरण देकर बताया था ट्रिक के माध्यम से। तो आइए आगे देखते हैं, हम भूकंप विज्ञान के बारे में समझेंगे कुछ प्रश्न भूकंप के बारे में। तो भूकंप में क्या होता है, अनुप्रस्थ और सतही जो तरंगें होती हैं ये उत्पन्न होती हैं भूकंप के भीतर केंद्र बिंदु में, ठीक है। भूकंप के भीतर केंद्र बिंदु में, यानी कि जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है, फोकस से ही अनुप्रस्थ और सतही तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे है पी तरंग को देशांतर तरंग बोला जाता है, अनुलंब तरंग बोला जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पी और एस तरंग अक्सर कन्फ्यूजन भी रहती है कि पी तरंग और एस तरंग में जो कौन सी वलन है, कौन सी संपीड़न है, कौन सी अनुप्रस्थ है, कौन सी अनुदैर्ध्य है। तो पी तरंग को देशांतर तरंग बोलते हैं, अनुलंब तरंग भी बोलते हैं और संपीड़न तरंग बोलते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ये आप जानते ही हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं और ध्वनि तरंग बोलते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगें ध्वनि तरंग की तरह चलती हैं, ठीक है। तो पी तरंग को जिसे प्राइमरी वेव, अनुदैर्ध्य तरंग और ध्वनि तरंग बोलते हैं। और इसी को संपीड़ित या संपीड़न तरंग भी बोलते हैं। संपीड़न इस तरीके से संपीड़ित होकर के चलती है, ठीक है, एक दूसरे को आगे धक्का मार करके ऐसे ऐसे चलती है संपीड़ित होकर के। और इसको अनुलंब तरंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको देशांतर तरंग भी बोलते हैं। यस तरंग, ठीक, सेकेंडरी वेव को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं और जल तरंग बोलते हैं, ठीक है। जल तरंग की अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं और ये जल तरंग की भांति चलती है। जल तरंग किस तरीके, जल कैसे चलता है, इस तरीके से, ठीक है, अपिनति और अभिनत का निर्माण करते हुए चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वलन का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। अपनत अभिनत बनेगी तो वलन बनेगा, इसलिए इसे वलन तरंग भी कहते हैं यस तरंग को, ठीक है। तो पी जो कि ठोस और द्रव दोनों में चलता है, ठीक है। और यस जो है सिर्फ ठोस में चलता है, यस सिर्फ ठोस में चलता है। तरल माध्यम से गुजरने के दौरान पी तरंग अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। नोट देखिए, तरल माध्यम में पी तरंग गुजरती जरूर है, लेकिन जब तरल माध्यम में पी तरंग गुजरती है तो अपवर्तित हो जाती है, थोड़ा सा अपवर्तन जरूर हो जाता है। इसकी स्पीड स्लो हो जाती है तरल माध्यम में, भले गुजर जाती है, तरल माध्यम में अपवर्तित होती है, इसीलिए एक शैडो जोन का निर्माण करती है, ठीक है। पी तरंग शैडो जोन का निर्माण करती है। 105 से आप देखते हैं 145 के बीच में शैडो जोन का निर्माण करती है। मर्केली स्केल, ठीक है। मर्केली स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना होता है। गुणात्मक स्केल पर आधारित ये स्केल है, ठीक है। इसमें जो है 1 से 12 तक का नंबर होता है इस स्केल पर। इसी तरीके से एक रिएक्टर स्केल होती है। रिएक्टर बड़ा प्रसिद्ध स्केल है ये रिएक्टर। इस पर पैमाना 0 से 9 के बीच होता है, ठीक है, 9 से बीच होता है। इसका अगला पैमाना जो है 10 गुना अधिक जो है कह सकते हैं परिमाण का होता है, ठीक है। जैसे 0 से जब 1 पर जाएंगे तो इसका परिमाण 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर 2 पर जाएंगे फिर 10 गुना उसका बढ़ जाएगा। तो रिएक्टर पैमाना जो है परिमाण को बताता है, ठीक है। इस एक परिमाणात्मक एक स्केल है और ये गुणात्मक स्केल है। हमारे के लिए गुणात्मक है, परिमाणात्मक है। परिमाण का अर्थात मैग्नीट्यूड को बताता है और ये तीव्रता को बताती है। उसके बाद भूकंपी केंद्र यहाँ पर हमने ऑप्शन भी दिया है। तो भूकंपी केंद्र अधिकेंद्र के विपरीत होता है। पृथ्वी
के अंदर अधिकेंद्र के नीचे अभिकेंद्र के नीचे होता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ये है, ये 2-3 ऑप्शन है, ये सब सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर है भूकंपी केंद्र, अर्थात मतलब फोकस। ठीक है, फोकस कहाँ होता है? फोकस अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर होता है, सीधा नीचे होता है। ठीक है, तो 1913 में भूकंप तरंगों के विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था। 1913 में भूकंप की तरंगों का विश्लेषण किया था, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था और पृथ्वी की त्रिज्या को बताया था। उनका नाम बेनो गुटेनबर्ग था, और इन्हीं गुटेनबर्ग के नाम पर एक गुटेनबर्ग असंबद्धता भी बताई जाती है। जब पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना पढ़े होंगे, देखे होंगे। कमरे में बत्ती गुल टिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जितनी असंबद्धताएँ हैं। अगला भूस्खलन का प्रमुख कारण है, बताइए। इसमें ऑप्शन दिया हमने क्योंकि अक्सर सब सही लगते हैं। अपक्षय, अपरदन, वर्षा, गुरुत्वाकर्षण। इसका सबसे प्रमुख आपको बताना है। सही तो सब है, अपक्षय भी कारण है, अपरदन भी कारण है, वर्षा भी कारण है, गुरुत्वाकर्षण भी कारण है। तो सबसे प्रमुख कारण जो है गुरुत्वाकर्षण है। भूस्खलन का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कारण जो है गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ एक प्लेट की हम बात की हैं, बनाए हैं फिगर। देखिए, एक साउथ अमेरिका है, अमेरिकी प्लेट है। साउथ अमेरिकी प्लेट के बगल में नजका प्लेट है। ठीक है, नजका प्लेट है। यहाँ पर मध्य अमेरिका देश है, मध्य अमेरिका, यहीं पे मध्य अमेरिका है। ठीक है, इसके बगल में जो है कोकोस प्लेट है, यहाँ पर कोकोस प्लेट पाई जाती है, और यहाँ पर नजका। कभी हम नजका यहाँ कर देते हैं, कोकोस यहाँ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नजका साउथ अफ्रीका के बगल में। ठीक है, नजका और साउथ अफ्रीका प्लेट के जो है एक दूसरे की तरफ आने के कारण जो है क्या हुआ है, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्रश्न बनता है एंडीज पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? कोकोस और साउथ अमेरिका प्लेट के माध्यम से, या नजका साउथ अमेरिका प्लेट के माध्यम से। तो नजका साउथ अमेरिका प्लेट के जो है माध्यम से एंडीज का निर्माण हुआ है। तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में जो है नजका प्लेट है, इसको एक ट्रिक से याद करिएगा। यहीं पे एक देश है पेरू। ठीक है, पेरू, और यहीं पे नजका मतलब नाजुक। पेरू से आप एक पिल्ला, एक कुत्ते का जो पिल्ला होता है, आप पिल्लू उसे बोलते हैं देसी भाषा में। तो वो पिल्ला बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है, बहुत ही नाजुक होता है। पेरू से पिल्लू और नजका से नाजुक आप। तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में नजका प्लेट है। यहाँ पर देखिए, भूकंप मूल। ठीक है, भूकंप मूल, फोकस, उद्गम केंद्र, ये सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, भूकंप मूल को ही उद्गम केंद्र कहते हैं, भूकंप मूल को ही फोकस कहते हैं। देखिए, जो धरातल के नीचे जहाँ से भूकंप शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से जाती हैं तरंगे दूसरे से चारों तरफ फैलने लगती हैं, तो ये जो है आपका क्या है, उद्गम केंद्र है। यही उद्गम केंद्र है, यही फोकस है। ठीक है, यही भूकंप का मूल है, भूकंप मूल है। और देखिए, पी की गति, सबसे पहले पी तरंग निकलती है, तो पी की गति कितनी है? 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड है। पी की गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड है। उसके बाद आगे देखते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र। ठीक है, जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं। छाया क्षेत्र मैंने बताया था 105 से 145 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये पी और एस दोनों का शैडो जोन होता है, और एस का छाया क्षेत्र जो है पी से बड़ा होता है। ठीक है, आप देखेंगे जब वहाँ पे देखे होंगे कि जो है पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र बनता है, लेकिन एस का और बड़ा होता है, विस्तृत होता है। तो आगे क्या है, पी तरंग पहुंच पाती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर यूथ की किताब में 244 है, आप इसे देखिएगा खुद। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, प्रश्न है वहाँ पर कौन सी तरंग पहुँच पाती है? तो वहाँ पर PSL में छाया क्षेत्र में सिर्फ पी तरंग पहुँच पाती है। ठीक है, देखिए, जो भूकंप के उद्गम केंद्र का छाया क्षेत्र बनता है, छाया क्षेत्र जो बनता है यस का छाया क्षेत्र बनता है, यस का छाया क्षेत्र और विस्तृत होता है। तो यस के छाया क्षेत्र में पी तरंग ही पहुंच पाती है। ठीक है, पी तरंग का भी छाया क्षेत्र बनता है, पी तरंग का 145 से 105 से 145 बनता है, लेकिन यस का छाया क्षेत्र और बड़ा होता है, तो यस के छाया क्षेत्र में पी तरंग पहुँच जाती है। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका मेखला, अगला है पूर्वी अफ्रीका मेखला। भूकंप एवं ज्वालामुखी वितरण से संबंधित नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे लगता है कि पूर्वी अफ्रीका मेखला बिल्कुल भी भूकंप और ज्वालामुखी वितरण से संबंधित होगी, लेकिन ध्यान दीजिए, पूर्वी अफ्रीकी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी वितरण से संबंधित नहीं है। वहाँ पर एक ज्वालामुखी है भी, तो मृत ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, बहुत ही पहले से मृत ज्वालामुखी है, और कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं दिखती है, तो भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। भूकंप के जो है भूकंप अधिकेंद्र और भूकंप मूल को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इतना आप देखिए, ये इतने सारे शब्द बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, आप सिनोनिम कह सकते हैं। भूकंप केंद्र को ही भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है? ये ऊपर होता है, धरातल पर होता है। ये कहाँ रहता है? धरातल पर रहता है, धरातल पर। ठीक है, धरातल पर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहीं पर भूकंप का केंद्र बनता है, यहीं पर भूकंप का अधिकेंद्र होता है। ठीक है, जहाँ
सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं, महसूस करते हैं हम। तो अधिकेंद्र ही यहीं पर होता है, इसे भूकंप केंद्र भी बोलते हैं और इसको एपी सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या क्या नाम कह देते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, उद्गम केंद्र बोलते हैं, ठीक है। भूकंप का अवकेंद्र बोलते हैं, अवकेंद्र शब्द ध्यान दीजिएगा, अवकेंद्र। हाइपोसेंटर फोकस, ठीक है, फोकस भी बोलते हैं उसको, मूल भी बोलते हैं, उद्गम केंद्र भी बोलते हैं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अंदर। और हाइपोसेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। धरातल के ऊपर का भाग जो है एपी सेंटर, धरातल के नीचे का भाग हाइपोसेंटर, इसको अवकेंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। शब्दावलियाँ विस्मृत हो जाती हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध भूकंप जो हमारे भारतीय इतिहास में आए हुए हैं तो उन प्रसिद्ध भूकंपों को देखते हैं थोड़ा सा। 1991 में उत्तर काशी का भूकंप आया था। दे देते हैं हम मिलाने के लिए और क्रम में लगाने के लिए देते हैं, या 2 कॉलम में दे दिए, डेट दे दिए और इस साइड जो भूकंपों को दे दिए, इस तरीके से मिलाने के लिए दे देते हैं। तो 1991 में उत्तर काशी में आया था, 93 में श्रीनगर में आया था, ठीक है। और फिर 93 में महाराष्ट्र और लातूर में भी आया था। 91 में उत्तर काशी में आया था, 93 श्रीनगर महाराष्ट्र लातूर में आया था। 97 मेरी DO भी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए। 97 में जो है मध्य प्रदेश जबलपुर में भूकंप आया था, ठीक है। 1999 में उत्तराखंड में भूकंप आता है, 99 है, उत्तराखंड में आता है। 2001 में 2 जगह भूकंप आता है, एक गुजरात भुज में आता है, कच्छ में आता है, बहुत ही भयंकर भूकंप, इसको सभी जानते हैं 2001 में। दूसरा 2001 में सिक्किम गंगटोक में आता है। तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा, याद करिए, 2001 में गुजरात भुज कच्छ क्षेत्र में आता है, सबसे महत्वपूर्ण ये। दूसरा 91 उत्तर काशी, ये बहुत बार हमने देखा है, हमने इस प्रश्न को देखा है, इस भूकंप को देखा है। 1991 उत्तर काशी, 91 उत्तर काशी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका 93 में ये देखा हमने, 93 में अक्सर देखा है लातूर, महाराष्ट्र लातूर में भूकंप आया था। 91 उत्तर काशी, 93 महाराष्ट्र लातूर, 2001 भुज गुजरात। अब देखिए यहाँ पर दिया गया भूकंप की तीव्रता का बढ़ता क्रम, 3-4 स्थानों के नाम दे दिए गए हैं, शहरों के नाम दे दिया गया है और बताया गया कि इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आएगा, कहाँ सबसे कम आएगा। देखिए हैदराबाद में सबसे कम भूकंप आएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार पे है। प्रायद्वीपीय पठार एक जो है कठोर धरातल है, तो यहाँ पर सबसे कम भूकंप आएगा। उसके बाद चेन्नई में कम आएगा, उसके बाद लखनऊ में कम आएगा, उसका दिल्ली में कम आएगा। देखिए जो भारतीय भूकंप विभाग जो IMD है, IMD जो है उसने भूकंप को जो है 4 भाग में बांटा है, ठीक है, 4 भाग में बांटा है। आप देखते हैं 5 भाग देते हैं, लेकिन 1 और 2 को 1 में मिला दिया है, तो अब वर्तमान में भूकंप को 4 भाग में बांटा है IMD ने। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद नंबर 1 स्केल पर है, ठीक है, 1 पर आता है, नहीं कि यहाँ पर भूकंप आने का चांस ही नहीं है। चेन्नई में 2, ठीक है। लखनऊ में 3 नंबर पर है, ठीक है, 3 अर्थात मध्यम लेवल का भूकंप आएगा। 4 दिल्ली 4 है, 4 दिल्ली में गहन लेवल का, एक गहन स्तर का भूकंप आएगा। चेन्नई में जो है निम्न स्तर का भूकंप आएगा, हैदराबाद में आएगा ही नहीं। उसके बाद 5वें नंबर पर प्रचंड भूकंप आता है, ठीक है, प्रचंड, जिसमें आप अपने सिक्किम को रख सकते हो, ठीक है, हिमालय क्षेत्र को रख सकते हो, कश्मीर को रख सकते हो। उसके बाद महाद्वीप एवं महासागरों के उत्पत्ति के सिद्धांत, ये देख लीजिएगा, आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न बनता है। IMD जो 4 भागों में बांटा गया है, और ये इन चारों जोनों में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन सी राजधानियाँ आती हैं, देश की राज्यों की राजधानियाँ कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन से राज्य की कौन कौन शहर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप एवं महासागरों के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, लेबनान, देखिए लेबनान जो है आपका एक देश है, ठीक है। लेबनान देश भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक देश है, और इसे मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। और यहाँ पर सैदा और त्रिपोली नाम का तेल शोधन केंद्र है, ठीक है। लेबनान, जहाँ पर आप देखते हैं जॉर्डन है, ठीक है, इजराइल है, वहीं पे है। और उसके बाद ये भूमध्य सागर से लगा हुआ है, भूमध्य सागर से के किनारे बसा हुआ एक देश है। मध्य पूर्व का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। सैदा एवं त्रिपोली तेल शोधन संस्थान यहीं पे है। भारतीय और यूरोपीय प्लेट जो है, ये प्रश्न अक्सर बनता है। भारतीय और यूरोपीय जो प्लेट है, ये दोनों प्लेटें जो है, प्लेटों का किनारा किस प्रकार का है, महाद्वीपीय प्लेट सीमा है, या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट सीमा है, या महासागरीय प्लेट सीमा है। तो ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट सीमा है। अगर भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट की सीमा की बात की जाएगी तो महाद्वीपीय प्लेट प्रकार की सीमा है। लेकिन जब इंडो ऑस्ट्रेलिया संपूर्ण भारतीय प्लेट को देख लिया जाएगा, जिसमें समाहित कर लिया जाएगा, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलिया को भी, हिंद महासागर को भी
रख लिया जाएगा तो इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय प्लेट, ये महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट सीमा है। यूरोपीय महाद्वीपीय हो जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि महासागर भी आ गया तो महासागरीय हो गया। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार हैं। देखिए प्लेट विवर्तन सिद्धांत दो आधारों पर चल के विकसित हुआ। अचानक ही प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का विकास नहीं हो गया, ना ही सिद्धांत दे दिया गया। इसका आधार है, ठीक है, इसका आधार है महाद्वीपीय प्रवाह। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से छटना है। तो भू संतुलन तो बिल्कुल नहीं है, ध्रुव संचरण ये भी नहीं है, तो महाद्वीपीय प्रवाह है और पूरा चुंबकीय, ये 2 आधार है। पूरा चुंबकीय विसंगति को जो है, विसंगति के बारे में अध्ययन किया था हैरी एस महोदय ने, अध्ययन किया था। महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में वेगनर महोदय ने अध्ययन किया था। तो यहाँ से आधार बन के तैयार हुआ, तो आगे चल के जो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बना, ठीक है। भू संतुलन डटन ने बताया था, ठीक है। ध्रुव परिसंचरण ये भी वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया था, ध्रुव संचरण के बारे में। देखिए मानक समय रेखा, मानक समय रेखा आपकी जो 82.5 है, 82.5 है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है इलाहाबाद, फिर जगदलपुर मध्य प्रदेश से गुजरती है, नीचे फिर मद्रास, और मद्रास जो तमिलनाडु में है यहाँ से गुजरती है, ठीक है। नैनी, जगदलपुर और मद्रास से होकर गुजरती है। अल्फ्रेड वेगनर क्या थे? एक जलवायु वेत्ता थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कार्बोनिफेरस में युग में स्थलखंड संलग्न थे, जिसे पैंजिया कहा गया, ठीक है, पैंजिया के रूप में। तो पैंजिया को किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था। ये प्रश्न उठता है, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत किस युग से की थी? मतलब किस युग से प्रारंभ किया अपने सिद्धांत को बताने के लिए? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कार्बोनिफेरस युग से बताया कि कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया संलग्न रूप में थी। उसके बाद पैंजिया को इन्होंने संलग्न थी, इसके बाद इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक महोदय और आते हैं, टेलर महोदय। टेलर महोदय क्या करते हैं? टेलर महोदय शुरू करते हैं क्रिटेशियस काल से। ये क्रिटेशियस काल से शुरू करते हैं, क्रिटेशियस काल से शुरू करते हैं। और ये जो है पैंजिया को नहीं बताते हैं, यही बता देते हैं 2 टूटे हुए स्थल भाग ही थे, ठीक है। गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड नीचे था और ऊपर क्या था? अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भाग टूटे हुए थे, ठीक है, क्रिटेशियस काल से। यानी कि टेलर क्रिटेशियस काल से अपनी परिकल्पना का प्रारंभ करते हैं और वेगनर कार्बोनिफेरस काल से प्रारंभ करते हैं। हैरी एस महोदय, देखिए फिर बात आ गई, पूरा चुंबकत्व की संकल्पना को दिया था। कोबर महोदय ने 1925 में भू अभिनति सिद्धांत को दिया था। कोबर महोदय ने भू अभिनति सिद्धांत के बारे में बहुत लोगों ने बताया था, हॉग ने बताया था और कोबर ने बताया, हल्डाना ने बताया था। तो कोबर ने 1925 में बात जो की थी, तो अभिनति सिद्धांत के बारे में कोबर ने बताया था। और एक समग्र सिद्धांत, अगर एक समग्र शब्द जोड़ा जाए, ठीक है, समग्र सिद्धांत किसने दिया भू अभिनति का? तो हॉग महोदय देते हैं, ठीक है, हॉग महोदय देते हैं, ठीक है, हॉग। एशिया महाद्वीप विश्व का 30% क्षेत्रफल है। एशिया महाद्वीप पर विश्व का 30% क्षेत्रफल है तथा 60% जनसंख्या है, 60% जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में। भूसन्नतियों के किनारे, देखिए भूसन्नति, जैसे कोई भूसन्नति है, मान लीजिए ये टेथिस भूसन्नति है, इसके किनारे क्या निर्मित जो समानांतर श्रेणियाँ क्या कहलाती हैं? इन श्रेणी को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेड केंटन कहेंगे, ठीक है, रेड केंटन कहेंगे इस श्रेणी को, ठीक है, तो रेड केंटन कहेंगे। रूपांतरित चट्टानें, देखिए रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये कठोर या नरम हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे क्योंकि रूपांतरण हुआ है, भारी ताप दाब के माध्यम से हुआ है। चट्टानों में धारियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं जल्दी से। देखिए निम्न में किन शब्दों का संबंध प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, उत्प्लावक बल, चुंबकीय विसंगति, प्रत्यावर्तन, सागर नेतल प्रसरण। देखिए इसमें किन शब्दों का संबंध प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं है? चुंबकीय विसंगति का है, सागर नेतल प्रसरण का है, प्रत्यावर्तन का भी है, उत्प्लावकता बल का नहीं है। देखिए उत्प्लावकता बल वेगनर के सिद्धांत से इसका संबंध है। वेगनर ने कहा था उत्प्लावकता बल काम करेगा, ठीक है, जिससे जो उत्प्लावकता बल के माध्यम से क्या होगा, ये दोनों जो है स्थलखंड जो थे लारेशिया और गोंडवाना लैंड, ये भूमध्य रेखा की तरफ सरक कर आएंगे उत्प्लावकता बल के माध्यम से। यही तो कहा था विज्ञान ने। फिर आल्पस पर्वत पर मैटर्न हार्न पाया जाता है, बिल्कुल। तो आल्पस पर्वत पर जो मैटर्न हार्न पाया जाता है, ये किसका रूप है? तो ये पिरामिडीय शिखर का उदाहरण है, एक पिरामिडीय शिखर का उदाहरण है। मैटर्न हार्न जो आल्पस पर्वत के ऊपर पाया जाता है, एक शिखर का उदाहरण है। ध्रुवों का भ्रमण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ध्रुवों का भ्रमण जो है वेगनर के प्रवाह के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन कभी कभी विवर्तन की भी लगा सकते हैं, ठीक है। वेगनर ने ही कहा था कि ध्रुवों का भ्रमण जो है विभिन्न कालों में विभिन्न जगह जो है हुआ, विभिन्न जगह था, ठीक है। तो सिद्धांत को पढ़िएगा वेगनर के, एक बार देख लीजिएगा अगर भूला हुआ हो तो ध्रुवों का
भ्रमण जो है वैगनर के प्रवासी दल से संबंधित है। अधिकतर क्या पर्वत निर्माणकारी हलचलें, देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आप हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, जब अगर हम एक्सप्लेन ना करें तो, क्योंकि हम सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिखे हैं, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है, ठीक है। पूरा विस्तार से प्रश्न को नहीं लिखा है, न कि विस्तार से उत्तर को लिखा है। सिर्फ प्रश्न की सिर्फ एक कुंजी ली है और सिर्फ उत्तर की भी एक छोटी सी कुंजी ली है। सिर्फ प्रश्न को एक शॉर्ट फॉर्म में बनाकर हमने प्रश्न को लिख लिया, उत्तर को लिख लिया, जिसे मैं समझ पाऊँ या किसी को समझा पाऊँ तो वो समझ जाए। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो एस्थोनोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं। तो आप जानते हैं, सीधी सी बात है, 100 से 200 मीटर में पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे। और यहीं पे सारा जो है लावा मैग्मा सब भरा पड़ा रहता है, यहीं से उत्पन्न होती है। सियरा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत है, यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। सियरा नेवादा विश्व का सबसे बृहद ब्लॉक पर्वत है, यूएसए में पाया जाता है। इसकी चोटी माउंट व्हिटनी है। सियरा नेवादा की जो चोटी है माउंट व्हिटनी है, इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत है, यूएसए में पाया जाता है, सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है और चोटी व्हिटनी है। अब पठार के बारे में देखते हैं, पठार की विशेषताएं कुछ। देखिए, ध्रुवीय चापों एवं तोरलों का निर्माण, ध्रुवीय चापों एवं तोरलों का निर्माण महासागरीय प्लेट्स अभिसरण से होता है। देखिए हाँ, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ध्रुवीय चापों एवं तोरलों का निर्माण महासागरीय प्लेट से होगा या महाद्वीपीय प्लेट से होगा कि अभिसरण से होगा, या महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय चापों एवं तोरलों का निर्माण महासागरीय प्लेट के अभिसरण से होगा। आप देखेंगे ध्रुवीय चाप एवं जो है तोरण, इसका निर्माण जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रशांत महासागर में हुआ है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में हुआ है। वहाँ पर आप देखेंगे फिलीपींस प्लेट है, ठीक है, फिलीपींस प्लेट है, ये भी जो है फिलीपींस प्लेट के बगल में और 2-3 प्लेटें हैं जो कि कैरोलिन प्लेट वगैरह हैं। ये जो है एक सागरीय प्लेट भी है, यहाँ पर जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से जो आप देखते हैं कि जो है बहुत सारे ध्रुवीय चापों एवं तोरणों का निर्माण हुआ है, ठीक है, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से। प्लेटों की संख्या देखिए, हाँ बिल्कुल, प्लेटों की संख्या कितनी है? 7 है। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी जो कि वैधता है इस किताब की, एनसीईआरटी ने प्लेटों की संख्या 7 बताया है, ठीक है, बड़ी, ठीक है, और 20 छोटी प्लेटें बताई हैं, 20 छोटी। और आपके मोर्गन महोदय ने क्या बताया है? ये कहते हैं मोर्गन ने क्या बताया है? मोर्गन महोदय के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें, ठीक है, 6 बड़ी प्लेटें, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लावा पठार, ठीक है, लावा पठार, इनमें से कौन कौन सा लावा से बना पठार है? कुछ पठार दिए गए हैं, इनमें देखना कौन कौन सा लावा से निर्मित है। लावा आर्मेनिया पठार आपका, कोलंबिया पठार, पराना पठार, ठीक है, ये लावा निर्मित पठार है। ब्राजीलिया पठार ब्राज़ील में है, ठीक है। दक्कन पठार आपका, ये भी लावा निर्मित पठार है। आर्मेनिया पठार, कोलंबिया पठार, पराना पठार, ब्राजीलिया, दक्कन पठार, ये लावा निर्मित पठार है। और ड्रैकन्सबर्ग एक ज्वालामुखी पठार है, ठीक है, इन लावा से निर्मित भी है। एक यहाँ ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण, पेंटागोनिया पठार, ये लावा निर्मित नहीं है, ये गिरिपदीय पठार है। गिरिपदीय पठार, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो गिरिपदीय पठार वह पठार होता है जो दो पर्वतों के बीच में, जैसे 2 माउंटेन हैं, ठीक है, इनके बीच में जो पठार पाया जाता है उसको गिरिपदीय पठार बोलते हैं, ठीक है। गिरिपदीय पठार, सॉरी, ये 2 माउंटेन के बीच में नहीं, किसी एक माउंटेन के तलहटी में, माउंट के जो है घाटी में, जो है माउंट के जो है तलहटी में कह सकते हो, किनारे माउंट से किसी पर्वत से लगा हुआ एक पठार जो होता है, इसे गिरिपदीय पठार बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है अंतः महाद्वीपीय पठार बोलते हैं, ठीक है, अंतः महाद्वीपीय पठार बोलते हैं, जो 2 पर्वतों के बीच में होता है, ठीक है। और जो पर्वत के किनारे, किसी एक पर्वत के किनारे दूसरा एक साइड पर्वत हो, दूसरे साइड स्थलखंड हो या कुछ भी हो, महासागर हो, इसको गिरिपदीय पठार बोलते हैं। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित गिरिपदीय पठार है। अब घास के मैदान देखिए, ग्रान चाको घास का मैदान पराग्वे में है, लानोज वेनेजुएला में है। ग्रान चाको घास का मैदान पराग्वे में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पराग्वे देश कहाँ है देखिएगा, पराग्वे ब्राज़ील के बगल में ही है। और लानोज वेनेजुएला में है, ठीक है। यहीं पे अब मैदान की उत्पत्ति वर्गीकरण देखते हैं। उत्थित भूखंड का निर्माण, ठीक है, उत्थित भूखंड का निर्माण प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है। देखिए, उत्थित भूखंड का निर्माण, ठीक है, प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है मैदान में, ठीक है, जिससे कोई उत्थित भूखंड है, ठीक है, इसका निर्माण, इसका उत्थित भूखंड का निर्माण जो होता है या विभिन्न प्रक्रमों द्वारा जब इसका इस उत्थित भूखंड का विभिन्न प्रक्रमों द्वारा जिसका रूपांतरण जब मैदान में हो जाता है, इस भूखंड का मैदान में हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को डेविस ने बताया, ठीक है। डेविस ने बताया कि मैदान का निर्माण जो है किसी उद्धित भूखंड
का विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा रूपांतरण से मैदान का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और आगे क्या बोलते हैं, डेविस ने कहा कि अवसान आकृति विहीन को पेनीप्लेन कहते हैं। यानी कि डेविस ने भी कहा कि किसी उत्थित भूखंड का जो भूखंड होता है, जब इसका अवसान हो जाता है, यानी कि जब ये भूखंड समाप्त हो जाता है और ये आकृति विहीन मैदान में तब्दील हो जाता है, तो इसको पेनीप्लेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब मैदान बन जाता है, यानी कि अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था को जो है पेनीप्लेन बोलते हैं। एच प्लेन क्या है? हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित आकृति है। ठीक है, एच प्लेन हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित आकृति है। एक मॉडल है टेक्नो ज्योमेट्रिक मॉडल, इसे मैरी सोवा ने दिया है। इसको याद करने की ट्रिक ध्यान दीजिएगा। टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल मैरी मोरी सावा टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल मैरी मोरी सावा। ठीक है, तो दूसरा है पीडमांट ट्रैपेन डब्लू पैंक ने दिया। पैन प्लेन क्या है? बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने वाली समतल सतह है। पेनीप्लेन एक अवसान आकृति विहीन मैदान है। पेनीप्लेन शब्द डेविस ने दिया था। पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया था। इन क्रिकमे का बाढ़कृत मैदानों को जोड़ने वाली समतल सतह होती है। ठीक है, और देखो इसको याद करने के ट्रिक, टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल मैरी मोरी सावा। देखो जो से जियो समझ लीजिए, जियो का फ़ोन टेक्नो टूटने से डरो नहीं, मैरी मोरी सावा, मेरी सावा से सोना, मतलब जियो फ़ोन टूटने से घबराओ नहीं मेरी सोना। दूसरा देंगे टेक्नो ज्योमेट्री मॉडल मैरी मोरी सावा। पीडमांट ट्रैपेन, ऐसे ही थोड़ा ट्रिक बना के इधर उधर घुमा करके याद कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट वर्ड लगे या डिफ़िकल्ट फैक्ट लगे आपको। पीडमांट ट्रैपेन डब्लू पैंक। एच प्लेन हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित आकृति है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।